साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन जो हम लोग देख रहे थे, जो राग परिचय के आधारित हैं, राग परिचय के चारों भागों का जो निचोड़ मैं एक साथ दे रहा हूं, उसका मैं शॉर्ट नोट्स हैंड रिटन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैं खुद तैयार किया हूं आपके सिलेबस को रिसर्च करते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। आपका बीपीएससी, स्टेट, ये सब जितने भी एग्ज़ाम आपके होने वाला है, उसके सिलेबस को फॉलो करते हुए ही सारे नोट्स को बनाया गया है। और ये टॉप 100 का जो चल रहा है सीरीज, इसमें ये हैंड रिटन नोट्स जो आपके समक्ष मैं दे रहा हूँ, ये राग परिचय के चारों भागों का एक साथ निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ। तो अब विश्वास के साथ पढ़ते जाएं। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट सब कुछ किया करें ताकि आपका विचार मेरे तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिणी उत्तरी संगीत दोनों में 12 स्वर हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दक्षिणी स्वर में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। ये दोस्तों कुछ लोग 12 स्वर पे कंफ्यूज ना होंगे, ये 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वरों का बात है। और दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ मित्रों का ये कमेंट आया था कि कम से कम 16 आवृत्ति को लेकर के और कम से कम 20 आवृत्ति को लेकर के कि मनुष्य को सुनने की क्षमता जो होती है। तो देखिए, संगीत में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट दिए रहते हैं। ठीक है, किसी पुस्तक के हिसाब से, चूँकि जो संगीत के विद्वान जो लिख दिए हैं उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो किसी विद्वान ने कुछ और माना, किसी विद्वान ने कुछ और माना, उसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। उसको लेकर के आप वो दिल पे ना लेंगे। हाँ, अपना विचार कमेंट में ज़रूर रखेंगे ताकि हम सब उस पर सोच सकें, उसको देख सकें। कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर तरह का कमेंट आप ज़रूर करें ताकि आपका और हम लोग का विचार एक साथ उस पर मंथन हो सके। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिणी संगीत में स्वर का नीचा रूप शुद्ध होता है जबकि उत्तरी संगीत में कोमल। देखिए, पूछ सकता है क्वेश्चन, दक्षिणी संगीत में स्वर का नीचा रूप किस तरह से होता है। तो उसमें जैसे हम लोग का अगर स्वर नीचे कर दिया जाए तो हम लोग कोमल का रूप ले लेता है। वहीं दक्षिणी संगीत में स्वर का नीचा रूप जो कोमल जो हम लोग का होता है, हम लोग का जो उत्तरी संगीत का कोमल स्वर होता है वहाँ पे शुद्ध स्वर माना जाता है। समझे। कर्नाटक संगीत में विकृत स्वर अपने मूल से ऊपर चढ़े होते हैं जबकि हिंदुस्तानी में केवल तीव्र। देखिए यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि हम लोग में उत्तरी संगीत में है क्या कि कोमल संगीत जो आपका कोमल स्वर है, विकृत स्वर में 2 है ना, तीव्र और कोमल। तो 4 आपका कोमल और 1 विकृत, तीव्र माँ। तो तीव्र माँ क्या होता है, माँ से जब ऊपर की तरफ चढ़ता है यानी कि प्लस होता है, और जब माइनस होता है कोई स्वर तो उसको कोमल करते हैं। लेकिन दक्षिण संगीत में क्या होता है कि जब माइनस होगा ना तो वो आपका शुद्ध अवस्था हो जाएगा, और वहाँ पे कोमल करने के लिए बस एक ही अवस्था है, वहाँ पे केवल प्लस होता है। वहाँ पे तीव्र माँ की कोई ये नहीं है, चर्चा नहीं है। वहाँ पे केवल कोमल स्वर होता है, वहाँ पे विकृत स्वर केवल ऊपर चढ़ते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे होंगे कि कितना शानदार शानदार कंसेप्ट आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो चैनल पे आपका जैसे जैसे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे मोटिवेशन मिल रहा है और आपके लिए मैं शानदार शानदार कंटेंट लाने के लिए पूरी प्रयासरत हूँ। और एग्ज़ाम के पहले मैं आपको इतना कुछ कंटेंट देने के लिए मैं प्रयासरत हूँ कि आपका एग्ज़ाम, आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो उस समय मतलब कि आप मेरे लिए आशीर्वाद दें और लगे कि हाँ, मैंने कुछ जो मेहनत किया उसका फल आपको मिला। तो चैनल को आप सपोर्ट करिए, जिससे आपका भी कुछ वो हो जाएगा और मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। हिंदुस्तानी आधुनिक श्रुति व्यवस्था के अनुसार, ठीक है, देखिए अभी जो आधुनिक श्रुति व्यवस्था है उसका श्रुति संख्या कितना है, 1, 5, 8। यानी कि पहली श्रुति पे, आधुनिक विद्वानों के अनुसार पहली श्रुति पे जो रखा गया है उसके अनुसार से 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21 माना गया। लेकिन यही कर्नाटक श्रुति व्यवस्था कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी थाट में शुद्ध बिलावल को जैसे मानते हैं वैसे ही कर्नाटक में कनकांगी को मानते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जैसे हम लोग का बिलावल थाट है ना, उत्तरी संगीत में बिलावल को शुद्ध थाट मानते हैं, तो वहाँ पे कर्नाटक संगीत में यानी कि दक्षिण संगीत में बिलावल की जगह पे ये कनकांगी, यानी कि हम लोग का जो बिलावल शुद्ध होता है वहाँ पे कनकांगी होता है। हिंदुस्तानी स्वर पद्धति में प्रत्येक स्वर अपने प्रथम श्रुति पर स्थापित मानते हैं। देखिए आधुनिक के हिसाब से ये है, जबकि कर्नाटक में अंतिम पर। तो अभी आधुनिक समय में हिंदुस्तानी स्वर पद्धति में आधुनिक श्रुति व्यवस्था में प्रथम श्रुति पे मानते हैं, जबकि कर्नाटक में अंतिम पे। तो आप समझ रहे होंगे। हिंदुस्तानी पद्धति में प्राचीन व मध्यकाल में प्रत्येक स्वर को अपने अंतिम श्रुति पर रखा गया, आज यही प्रचलित है।
ठीक है दोस्तों, आप डिस्क्रिप्टिव रूप से कोई ना कोई बुक को, अच्छे बुक को पढ़ते रहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियो हैं उसको बार बार देखिए, ठीक है। आपको चाहे 1.5 स्पीड कर लीजिए, चाहे जैसे भी कर लीजिए, आप चैनल को बार बार देखिए, सारे वीडियो को देखिए। ये क्या है ना, आपका अभ्यास वीडियो है एक तरह का। आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे आपका रिवाइज हो रहा है, तो किसी भी तरह से आप वीडियो को देखते जाएँ, ठीक है। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? तो ध्रुपद का आविष्कार मान सिंह तोमर को माना जाता है। ध्रुपद को मर्दाना गीत की श्रेणी में रखा गया है। ध्रुपद के कितने भाग हैं? तो ध्रुपद के 4 भाग हैं, ठीक है। क्या है? अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग और यहीं ख्याल के भी हैं। ध्रुपद ब्रज भाषा में ज़्यादा गाते हैं और इसमें वीर, शांति और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। सर्वप्रथम इसमें नोम तोम का सविस्तार आलाप करते हैं। ध्रुपद जो गायकी होते हैं, ब्रज भाषा का यह शैली है, इसमें वीर रस और शांति, श्रृंगार और इन्हीं सब रसों की प्रधानता होती है। और सबसे पहले इसको गाने के लिए नोम तोम का आलाप करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुपद में नोम तोम की आलाप सर्वप्रथम होती है। दोस्तों, आप हमारे इस सीरीज का आप चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें जो कॉपी में है आपको रिवीजन के लिए, या फिर वीडियो को बार बार देखेंगे। चूँकि मैं ऑलरेडी इसीलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको देखने में बोरिंग ना लगे, आप फटाफट जितना बार चाहे देख सकें, आपको रिवीजन हो सके। तो ध्रुपद के आलाप भी 4 अंगों में है। ध्रुपद का जो आलाप है, पूछ सकता है कितने अंगों में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अंगों में। और मीट गमक में इसका प्रयोग होता है। देखिए, मैं शॉर्टकट लिखा हूँ, आप देख रहे होंगे कि कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं उसी चीज़ को समझा दे रहा हूँ शॉर्टकट में लिख करके, ताकि जो नोट्स है बहुत लेंदी ना हो। ये देखिए, बहुत सारे पेजों का संकलन है शॉर्टकट में, कुछ भी नहीं छूटा है। इतना विश्वास रखिए, आपके एग्जाम में जो भी आने वाले हैं उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया। ध्रुपद लयकारी प्रधान शैली है। ये क्वेश्चन आया भी था बीपीएससी में पिछले बार कि लयकारी, निम्न में से लयकारी प्रधान गायकी कौन है? तो उसमें अगर ध्रुपद ऑप्शन में रहेगा तो ध्रुपद आंसर हो जाएगा। धमार भी उसी तरह से है कुछ, तो वो भी लयकारी प्रधान है। गमक का भी प्रयोग होता है इसमें। ध्रुपद के गायक कलावंत कहलाए। कलावंत कौन है? तो ध्रुपद के गायक हैं। ध्रुपद की 4 शैली अर्थात बानी है। ध्रुपद के लिए 4 शैली हैं जिनको बानी भी बुलाया जाता है। तो खंडार, नौहार, डागुर और गोबरहार। और इन सभी बानियों के जो प्रवर्तक हैं उनको कमेंट में आप जरूर करके बताएंगे, ताकि और भी लोगों को पता चल पाए और मुझे भी लगे कि हाँ, आपकी तैयारी कहाँ तक हो रही है। और मुझे विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। धमार भी ध्रुपद के समान नोम तोम के आलाप तथा लयकारी विशेष है। धमार जो है ना, वो भी ध्रुपद के समान नोम तोम तथा लयकारी विशेष है और गमक का खूब प्रयोग होता है इसमें। धमार पखौज पर गाने की विद्या है। ख्याल फारसी भाषा का शब्द है। दोस्तों, अलग अलग यहाँ पे पॉइंट है, हर पॉइंट में अलग अलग कंसेप्ट है, आप देख रहे होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट ही समझिए, सारे वीडियो को, जो भी वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ सोच समझ कर कहीं दे रहा हूँ, आपके एग्जाम पर्पज़ से दे रहा हूँ। सारे वीडियो को आप बार बार देखते जाइए और भी दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जो लोग वंचित रहे उनको इसका लाभ मिल सके। और आपके इस प्रमोशन से, आपके इस सपोर्ट से मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो साथियों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बड़े ख्याल का आविष्कार 15वीं शताब्दी में जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने किया था। क्वेश्चन आ जाएगा, बड़े ख्याल का आविष्कारक कौन है? तो जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी के द्वारा माना गया है और 15वीं शताब्दी में इनका माना गया है, ठीक है। और छोटा ख्याल का आविष्कार अमीर खुसरो ने 14वीं शताब्दी में किया। कुछ लोग इसे 13वीं शताब्दी में भी मानते हैं। देखिए, मैं बोला था ना कि अलग अलग बुक में अलग अलग कंसेप्ट दिया रहता है, और संगीत में अक्सर इस तरह का दोस्तों मतभेद रहता है। तो इसको दिल पे कोई ना लेंगे। हाँ, आप कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे कि मैंने ये पढ़ा है। हो सकता है उस पर देखा जा सकता है कि हाँ, सटीक क्या है। और इसमें संगीत में बहुत सारा मतभेद है दोस्तों। अलग अलग बोर्ड अलग अलग आंसर मान लेते हैं, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि आपके बीपीएससी में आपका आया था जो पंडित रविशंकर के, तो उनके घराने मैहर माना है बीपीएससी ने, और कुछ लोग सीनिया घराने से भी उनको बिलोंग मानते हैं। तो देखिए, इस पर बोर्ड पे भी यही मजबूरी है कि जो जिस बुक से एग्जामिनर क्वेश्चन सेट किए उस बुक को वो लोग फॉलो करते हैं। तो यही सब मतभेद है। तो बनारस, लखनऊ, पंजाब की ठुमरी विशेष फेमस है, ठीक है। तो फेमस कहाँ? पंजाब, बनारस, लखनऊ, पंजाब की ठुमरी विशेष फेमस है। ठुमरी के आविष्कारक वाजिद अली शाह, जिनको अख्तर पिया कहा जाता है, ठीक है। पंजाब भाषा की टप्पा श्रृंगार रस प्रधान है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि टप्पा कौन सी रस प्रधान शैली है? तो उसका आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, ठीक है। टप्पा का आविष्कार गुलाम नबी शौरी, जिनको सौरी मियाँ भी बुलाया जाता था। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये टप्पा का आविष्कार हुआ था, गुलाम नबी शौरी ने जो किया था, ये मोहम्मद शाह रंगीले के शासनकाल में ये टप्पा का आविष्कार हुआ था।
तो टप्पा, सितार, खानी, फिरदौस्त आदि ताल में गाए जाते हैं। ठीक है। और गीत के शब्द कई रागों में पिरोकर गाना रागमाला होता है। रागमाला क्या है? तो गीत के शब्दों को कई रागों में पिरोकर एक साथ गाना। और कुछ लोग टप्पा ताल को में भी मानते हैं कि टप्पा गाया जाता है। तो आप इस पे कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन और आंसर एलिमिनेट किया जाता है। तो स्वर मालिका से क्या अभिप्राय है? अगला पॉइंट हम लोग का, स्वर मालिका से क्या अभिप्राय है? तो राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना। ठीक है। आप सरगम गीत की तरह मान सकते हैं इसको स्वर मालिका, जिसको सुरावर्त भी बोला जाता है। स्वर मालिका का अन्य नाम सरगम और सुरावर्त यहाँ पे आ भी गया। वैदिक काल का समय आदि काल से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। यह काल प्राचीन काल का ही अंग है। प्राचीन काल 800 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, सामगान के कितने स्वर हैं? तो सामगान के 3 स्वर हैं, स्वरित, उदात और अनुदात, जिनको अनुदात, उदात और स्वरित भी कुछ लोग बोलते हैं। तो उदात का अर्थ है ऊंचा और अनुदात का अर्थ है नीचा। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट हम लोग का, उदात को गंधार, अनुदात को ऋषभ और स्वरित को षड्ज सा माना गया है। ठीक है। ग रेसा माना गया है, तो इसी स्वरित को सा की संज्ञा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे। और ग रेसा इस क्रम में जो वैदिक काल का स्वर है, सामगान के 3 स्वर है, ग रेसा फॉर्म में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नारदीय शिक्षा और विदेशी ग्रंथ में 3 ही स्वर मिले हैं। ठीक है। तो नारदीय शिक्षा में और विदेशी में 3 ही स्वर मिले हैं, यही उदात, अनुदात और स्वरित, जिनको ग रेसा बोलते हैं। ऋग प्रतिशाख्य ग्रंथ 400 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम 4 स्वर की उल्लेख हुई और इसी ग्रंथ में 400 ईसा पूर्व में ही दोस्तों 3 स्वरों से ज़्यादा, यानी कि सामगान का जो 3 स्वर है उनसे ज़्यादा का चर्चा होने लगा था। इसके बाद 4 से 7 स्वर हुए और वैदिक काल में ही 7 स्वर विकसित हो चुके थे। ठीक है। शुरू में 3 स्वर माने गए, सामगान के उदात, अनुदात और स्वरित, लेकिन वैदिक काल में ही ऋग प्रतिशाख्य ग्रंथ का साक्ष्य मान करके 400 ईसा पूर्व में 4 यानी कि 3 से ज़्यादा स्वर, 7 स्वर तक विकसित हो चुके थे। प्राचीन काल को पुनः 3 अंगों में विभक्त किया गया। क्या था? वैदिक काल, संदिग्ध काल और भरत काल। इन प्राचीन काल को भी 3 काल में विभक्त किया गया था। क्वेश्चन आ जाता है प्राचीन काल को कितने अंगों में बांटते हैं? तो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन का जो इस सीरीज का जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।